बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 5। और आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को स्टडी करना है। हमारी किताब में ये काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ है, मैंने उसको तरतीब देकर अच्छे अंदाज में आपके सामने पेश करना है। आप ज़रा सुनिएगा, इस टॉपिक में से ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा। तो आइए देखते हैं हम कि हमारे आज के लेक्चर का टाइटल क्या बनता है। हमारे आज के लेक्चर का टाइटल है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स among available shell, subshell or orbitals of an atom or ion। ठीक है, किसी एटम के या आयन के शेल में, सब शेल में या ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन की तकसीम है, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हमारे पास है कार्बन। कार्बन के अंदर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन टोटल। हम इसकी सब शेल में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, आपको पता है वो इस तरह करते हैं 1s2 2s2 2px 2py 2pz। अब जरा समझिएगा, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं टोटल, 2 आते हैं इस ऑर्बिटल में, 2 इसमें आते हैं, बाकी कितने बच गए? 6, 4 तो हो गए, बाकी 2 बच गए। एक इसमें आता है, एक इसमें आता है और इसमें कोई भी नहीं आता, 0 लिखा जाता है। ठीक हो गया। अब आप देखें, इसमें ना ये एरो से मैंने इलेक्ट्रॉन को जाहिर करवाया है, यानी एक ऑर्बिटल में एक एरो को मैंने अपवर्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन को मैंने अपवर्ड एरो से और दूसरे इलेक्ट्रॉन को मैंने डाउनवर्ड एरो से जाहिर करवाया है। इसका मतलब मैं पिछले लेक्चर में बता चुका था कि जो डाउनवर्ड एरो होता है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट को जाहिर करता है, स्पिन मोशन को, और जो अपवर्ड एरो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज बताता है मोशन, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो आप इसको घड़ी की सुई से भी देख सकते हैं कि ये घड़ी की अगर सुई हो ना, तो ये जब नीचे आती है तो उसको क्लॉकवाइज कहते हैं, जब ये ऊपर जाएगी तो उसको क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। ठीक हो गया। खैर, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने कैसे की है, यही आज हमने समझना है। तो इसको समझने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिन्हें नाम देते हैं रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो वो रूल्स मैंने तरतीब के साथ आपके सामने लिख दिए हुए हैं। सबसे पहला रूल है एन ऑर्बिटल, कोई भी ऑर्बिटल हैव मैक्सिमम ऑफ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। जैसे ये 1s एक ऑर्बिटल है, 2s एक ऑर्बिटल है, 2px एक ऑर्बिटल है। हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉनों की जगह होती है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की जगह होती है। तो ये बात हमने पिछले टॉपिक में भी डिस्कस की थी। नेक्स्ट जो रूल है उसका नाम है N+L रूल। ये क्या भला है, मैं आपको बताता हूं। N+L रूल बेसिकली एक ऐसा रूल है जिसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के मुताबिक सब शेल्स आर अरेंज्ड, सब शेल को अरेंज करना होता है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ N+L वैल्यू। N+L वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर के मुताबिक हम लोग क्या करते हैं? सब शेल को अरेंज करते हैं। यानी ये जो सब शेल अरेंज हुए हैं, यानी पहले 1s आया, फिर 2s आया, फिर 2p आया, इनको कौन अरेंज करवाता है? इनको ये वाला रूल अरेंज करवाता है, N+L रूल। तो आइए देखते हैं कि ये N+L रूल क्या है। इस टेबल की मदद से हमें N+L रूल की समझ आएगी। देखो, मैं यहाँ पर n की वैल्यूज लूंगा, इस कॉलम में l की वैल्यूज लूंगा, यहाँ पर मैं सब शेल बनाऊंगा और इधर मैं n और l की वैल्यू को प्लस करके आखिरी जवाब लिखूंगा। देखो, फर्ज करो n की वैल्यू है 1, ठीक है, तो l की वैल्यू है 0, l की पहली वैल्यू 0 होती है, तो कौन सा सब शेल होगा? 1s सब शेल होगा। ठीक हो गया। इसी तरह अगर n की वैल्यू है जनाबे वाला 2, ठीक है, तो l की वैल्यू है 0, तो कौन सा सब शेल होगा? 2s होगा। अब n की वैल्यू है 2 और l की वैल्यू है 1, तो कौन सा सब शेल होगा? l की वैल्यू 1 है तो 2p सब शेल होगा। सेम ऐसे ही आगे चलें, n की वैल्यू लिखें 3 3 3 और l की वैल्यू लिखें 0 1 2। तवज्जो, l की वैल्यू 0 है तो s सब शेल, l की वैल्यू 1 है तो p सब शेल, l की वैल्यू 2 है
तो डी सब शेल। अब इसके पीछे किसकी वैल्यू लगाते रहते हैं, एन वाली, 3 3 3, तो इधर 3, इधर भी 3, इधर भी 3। आगे चलें, यहाँ पे 4 4 और नीचे ऐसे 4 और 4, ठीक है। यहाँ पर हम लगाएंगे 0 1 2 3, ठीक है। मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ, ये लो ये लो, ये इसको भी ऐड कर लिया, ठीक है। इसको भी ऐड कर लो सर जी, ओके, इसको भी ऐड कर लिया, ठीक है सर जी। अब देखो ये 4 4 4 4 एन की वैल्यूज हैं, यानी चौथे शेल के लिए, और चौथे शेल के जो सब शेल होंगे वो 0 1 2 3 एल की वैल्यू से 0 हो तो एस सब शेल होता है, 1 हो तो पी, 2 हो तो डी सब शेल, 3 हो तो एफ सब शेल। ओके, इनके पीछे क्या लिखोगे, इनके पीछे लिखोगे एन की वैल्यू 4s 4p 4d 4f। ओके हो गया, यस सर। अब आप क्या करें, इन तमाम सब शेल के लिए n प्लस एल वैल्यू निकालें, यानी n और l प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एज़म्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज को ऐड कर दें। तो कैसे ऐड करोगे, n की जगह ये वाली वैल्यू 1 जमा ये 0, आंसर क्या आएगा 1, ठीक हो गया। इसी तरह 2 जमा 0, 2 प्लस 0, आंसर क्या आएगा 2। कलर चेंज करता हूं, रेड वाला। 2 प्लस 3, 2p के लिए 2 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। सेम 3s के लिए 3 प्लस 0, 3 प्लस 0 इज इक्वल टू, आंसर आता है 3। ओके, नेक्स्ट 3 प्लस 1 3p के लिए 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट आगे चलें, 3d के लिए 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। आगे चलें 4s के लिए 4 प्लस 0, 4 प्लस 0, आंसर आएगा 4। आगे चलें 4p के लिए 4 प्लस 1, 4 प्लस 1, 5 आएगा आंसर। आगे चलें 4d के लिए 4 और 2, 4 प्लस 2, 6 आंसर आएगा। 4f के लिए चलें 4 प्लस 3, 4 प्लस 3, 7 आंसर आएगा। ओके हो गया। अब आपने क्या करना होता है, आपने इन बढ़ती हुई वैल्यूज के अकॉर्डिंग सब शेल को अरेंज करना होता है। मिसाल के तौर पर सबसे कम जो n प्लस एल की वैल्यू है वो 1 है, वो किसकी है, वो 1s की है। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना तो पहले 1s लिखेंगे, यानी 1s की जो एनर्जी है वो सबसे कम है, ठीक है। फिर उसके बाद आप किसको लिखेंगे, उसके बाद जिस सब शेल की n प्लस एल वैल्यू इससे बड़ी होगी, तो दूसरी n प्लस एल वैल्यू है 2, तो किस सब शेल के लिए, 2s के लिए है, तो इसके बाद आप 2s को लिखोगे। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, अब n प्लस एल की वैल्यू इससे बड़ी कौन सी है, वो 3 वाली है। अब इधर कंफ्यूजन है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, मतलब 2p के लिए भी n प्लस एल की वैल्यू 3 है और 3s के लिए भी n प्लस एल की वैल्यू 3 है। दोनों की वैल्यू सेम आ गई है। जब दोनों की वैल्यू सेम आए ना तो पता है आपने क्या करना है, इन दोनों सब शेल में से जिस सब शेल के लिए n की वैल्यू छोटी होगी आप पहले उसी को लिखोगे। यही बात मैंने ऊपर लिखी है, if two subshells have same n plus l value then that subshell placed first, फिर आप पहले उस सबशेल को लिखोगे which has lower value of n, जिसकी n की वैल्यू छोटी होगी। तो तवज्जो करना, ये 2p जो है, ठीक है, 2p और 3s, ठीक है, इन दोनों के लिए 3 3 वैल्यूज आ रही हैं, किसकी, n प्लस एल की। तो अब पहले 2p लिखूं या 3s लिखूं, इसके लिए मैं पीछे आऊंगा, इनकी n की वैल्यू देखूंगा। तो 2p की n की वैल्यू है 2 और 3s की n की वैल्यू है 3। तो 2p की n की वैल्यू छोटी है और 3s की n की वैल्यू बड़ी है, तो इसलिए 2p पहले आएगा 3s बाद में आएगा। तो आप लिखोगे 2p, उसके बाद लिखोगे 3s और उसके बाद अब 4 वाली वैल्यू को ढूंढें। 4 वैल्यू भी 2 वैल्यूज हैं, 4 वाली, एक ये है एक ये है, यानी 3p सब शेल के लिए भी वैल्यू 4 है और 4s सब शेल के लिए वैल्यू भी 4 है। तो इसमें और इसमें से पहले कौन आएगा, जिसकी n की वैल्यू छोटी होगी। 3p की n की वैल्यू 3 है, 4s की n की वैल्यू 4 है। आप इधर जाइए ना, ये जो पीछे वैल्यू लिखी होती है 3, ये n की ही होती है। तो 3p के लिए 3n की वैल्यू है, 4s के लिए 4n की वैल्यू है। तो ऊपर वाला पहले लिखेंगे, नीचे वाला बाद में लिखेंगे। तो 3p
P पहले लिखेंगे, 4s बाद में लिखेंगे। ये क्या है? ये इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर है, यानी सबसे कम एनर्जी 1s की है, उससे ज्यादा 2s की है, फिर उससे ज्यादा 2p की है, उससे ज्यादा 3s की है, और 3p और 4s ऐसे ही। दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। ठीक हो गया? तो जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इस ऑर्डर में आप अरेंज करते हैं। किसको अरेंज करते हैं? सब शेल्स को अरेंज करते हैं। यही कहता है N+L रूल। समझ आ गया आपको? अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ जर्मन वर्ड है, इसका मतलब है बिल्डिंग अप, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ना। बिल्डिंग अप प्रिंसिपल भी इसे कहा जाता है। इस प्रिंसिपल की डेफिनेशन देखना, द सब शेल्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मतलब समझो कि सब शेल आपने अरेंज कर लिए, आप अब आपने उनमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी, यानी जिस ऑर्बिटल, जिस सब शेल की एनर्जी कम है उसको पहले फिल कर लेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट उस सब शेल को फिल करेंगे जिसकी एनर्जी पहले वाले से ज्यादा है। मतलब पहले आप 1s को फिल करोगे, फिर उसके बाद 2s को फिल करोगे, फिर 2p को, फिर 3s को, फिर 3p को, फिर 4s को, एंड सो ऑन। ओके हो गया? आइए एग्जांपल लेते हैं। सर जी एग्जांपल कोई अच्छी वाली देना हमें। एग्जांपल सोडियम की ले लेते हैं, Na11। ठीक है? इसी रूल के मुताबिक पहले तो आप अरेंज करो ना सब शेल को। 1s सबसे पहले आ रहा है, कॉमा लगा दे, उसके बाद 2s आता है, फिर कॉमा लगा दे, फिर आता है 2p, ओके कॉमा लगा दे, फिर आता है 3s, ओके कॉमा लगा दे। अब आप इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करें। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है सोडियम में? 11। 11 में से 1s में मैक्सिमम कितने आएंगे? 2 आएंगे, और 2s में भी मैक्सिमम 2 आएंगे, और 2p में मैक्सिमम कितने आएंगे? 6 आएंगे। आपने पढ़ा हुआ है कल के आर्टिकल में कि p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 11 में से 2 यहां आ गए, 2 यहां आ गए, 4, 4 और 6 10, बाकी कितना बच गया? 1 बच गया। तो वो एक आखिरी वाले कमरे में मतलब 3s में जो है आ जाएगा। ठीक हो गया? दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इन सब शेल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली, ये पॉली साइंटिस्ट है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है, मैंने लिखा हुआ है, इसकी 2 डेफिनेशन है। पहली क्या है? नो नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, एक एटम में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम वैल्यूज ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर। वो कहता है 2 इलेक्ट्रॉन जो एक एटम में है, ठीक है, वैसे ज्यादा बेहतर लफ्ज था इधर ऑर्बिटल लिखता। ठीक है? इन एन ऑर्बिटल, मगर आपकी बुक वाले ने एटम लिखा है, आप ऑर्बिटल भी लिख सकते हैं। ठीक है? वो कहता है एक एटम या उसके एक ऑर्बिटल में, ये देखो ये एक ऑर्बिटल है, जैसे कि 1s एक ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है? वो कहता है ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है कि इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज सेम हो। ये पॉसिबल नहीं है, ये मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है? दूसरी बात वो क्या कर रहा है, यानी इस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की दूसरी डेफिनेशन जो आसान है, वो कहता है 2 इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। देखा? ऑर्बिटल विल ऑलवेज हैव, रखते होंगे अपोजिट स्पिन। ये दोनों बातें मैं आपको समझाऊंगा इधर नीचे। हमारे पास एग्जांपल है हीलियम की। हीलियम के अंदर होते हैं टोटल 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 2, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी? सब शेल में 1s की 2। ठीक है? यानी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है? तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो ये ऑर्बिटल है, नाम इसका है 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से एक को ऊपर तीर से, एक को नीचे तीर से जाहिर करते हैं। तो फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन पकड़ लें आप, ये वाला इलेक्ट्रॉन पकड़ लें, एक इलेक्ट्रॉन। इसके लिए जरा वैल्यूज देखते हैं चारों क्वांटम नंबर की। पहला क्वांटम नंबर है n, जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। तो n क्वांटम नंबर जो प्रिंसिपल है उसकी वैल्यू ये वाला नंबर होता है, तो यहाँ 1 लिखेंगे 1s के लिए, यहाँ 1। और l की वैल्यू होती है सब शेल के लिए, तो s सब शेल है तो l की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक हो गया? इसी तरह से m है, m की वैल्यू क्या होगी? s के लिए m की वैल्यू आपको पता है 0 होती है, सिर्फ एक वैल्यू होती है, पहली 0। और s है स्पिन क्वांटम नंबर, उसके लिए आप ये जो ऊपर होता है ना तीर ऊपर, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज। और इसके लिए s की वैल्यू आप लिखा करते हैं +½ ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए, मैं फिर बता रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज बुक सही लिखती है आपकी,
एंटी ClOC के एंटी क्लॉकवाइज, सही हो गया। ओके, अब हम आगे चलते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जिसको हम नीचे पॉइंटेड एरो कर रहे हैं जिसका, तो इसके लिए सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू तो 1 ही होगी क्योंकि ये 1s में है, और l की वैल्यू भी 0 होगी क्योंकि s ऑर्बिटल या s सब शेल ही है, और m की वैल्यू भी s के लिए 0 ही होती है। मगर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होगी, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी -12, और -12 जो होती है वो नीचे वाले एरो के लिए होती है, नीचे वाले। तो नीचे वाला जो एरो होता है ना ऐसे, वो क्लॉकवाइज मूवमेंट को जाहिर कर रहा होता है, स्पिन मोशन को क्लॉकवाइज, सही हो गया। तो अब वो ऊपर क्या कहता था, वो कहता था कि एक ऑर्बिटल में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम कभी भी नहीं हो सकती। कैसे? ये देखो, पहले 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज जो हैं ये सेम है दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए, फर्स्ट भी सेकंड भी। ये देखो 1 1 0 0 0 0, मगर जो चौथा क्वांटम नंबर है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +12 है और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू -12 है। तो ये आखिरी 2 वैल्यू सेम नहीं हो सकती। वजह, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन कभी सेम स्पिन से इकट्ठे रहते ही नहीं है, ये अपोजिट स्पिन से रहते हैं, इसलिए इनके स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यूज अलग अलग हैं। यही बात तो दूसरे पॉइंट में लिखी है ना उसने, 2 इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल विल ऑलवेज हैव अपोजिट स्पिन, सेम स्पिन से कभी नहीं रह सकते, वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ओके हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हुंड्स रूल की बात करते हैं। ये हुंड्स रूल क्या कहता है ये मैं आपको समझाता हूं। देखें, वो कहता है इफ अगर डीजनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, अगर आपके पास डीजनरेट ऑर्बिटल मौजूद हो, ठीक है, मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन बी प्लेस्ड, और आप उस एटम में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, ठीक है, इन देम, ठीक है, दे शुड बी प्लेस्ड, इन्हें डाला जाएगा इन सेपरेट ऑर्बिटल, अलग अलग ऑर्बिटल में, विद सेम स्पिन रादर देन इन सेम ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन। इसको समझिए। देखें, मेरे पास ना, मैं इस एग्जांपल से पहले आपको समझाऊंगा। देखें, ये जो कार्बन है ना, कार्बन, ठीक है, इसके पास टोटल होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। पहले साबिशल में ना ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे में भी आ गए। अब देखें, ये 3 क्या है, ये 3 है ऑर्बिटल, और हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है इन तीनों को नाम दिया जाता है डीजनरेट ऑर्बिटल, ऐसे ही है ना? जी हाँ। अगर ये डीजनरेट ऑर्बिटल है तो इनका मतलब इनकी एनर्जी सेम है, ठीक है। अब हमारे पास बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं? हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि टोटल 6 हैं, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4, बाकी 2 बचे हुए हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए हैं वो बच्चे कहते हैं कि आप दोनों को अपोजिट स्पिन के साथ इसमें ऐड कर दें, इकट्ठे इस 2px वाले ऑर्बिटल में। हुड्स कहता है ऐसा नहीं करना। अगर आपके पास डीजनरेट ऑर्बिटल मौजूद हो तो आप अलग अलग डालें ना, एक इधर डालते एक इधर डालते, सेम स्पिन के साथ, एक ही ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के साथ ना डालें। क्यों? क्योंकि आपके पास जगह मौजूद है। इसको मैं सादा यूं करूंगा, अगर आपके घर में मेहमान आ गए 6, ठीक है, और आपके पास 4 पाइयां थी 5, तो आप क्या करेंगे, इस 4 पाई पे 2 मेहमान लिटा दिए, इस 4 पाई पे भी 2 मेहमान आ गए, बाकी बच गए 2 मेहमान। अब मेहमान 2 बचे हुए हैं, 4 पहियां 3 पड़ी हुई हैं। अब बेवकूफ होंगे तो आप उनको कहेंगे यार ये वाली 2-4 पहियां तुम छोड़ दो और इस वाली पे दोनों पड़ जाओ। वो कहेंगे इंसान के बच्चे बन जाओ, हमें थकावट है, हम इतना लंबा सफर कराची से हम आए हैं, तुम हमें कैसे, हमें ना अलग अलग। आपका भी सेंस यही काम करेगा, मेहमान भी यही पसंद करेंगे कि जब 3-4 पहियां पड़ी हुई हैं तो हम एक ही 4 पाई पे क्यों रहे। तो इसीलिए वो अलग अलग, सेम स्पिन के साथ अलग अलग ऑर्बिटल में सेम स्पिन के साथ रहे, कोई मसला नहीं है। मगर जब एक ही ऑर्बिटल में आते हैं तो उन्हें अपोजिट स्पिन करनी पड़ती है। यही कुछ उसने यहां पर समझाया है। ओके हो गया? यस सर। तो अब मैं ना लगे हाथों 2 शिकार करूंगा, मतलब मैं आपको ऑर्बिटल में भी एक्सप्लेन करूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। सब शेल में तो क्योंकि मैं एक्सप्लेन तकरीबन कर चुका हूं, ऑर्बिटल में एक्सप्लेन करूंगा, और बॉक्स डायग्राम के मुताबिक भी मैं आपको ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तरीका सिखाऊंगा। नीचे देखें, हमारे पास है कार्बन, ठीक है, कार्बन की पहले तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले हम इसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे 6। फिर यहां पे है नाइट्रोजन, काले कलर का मार्कर लेता हूं, इसमें नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है? N। तो N में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 7। और O ऑक्सीजन का सिंबल होते हैं, इसमें आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहले तो यहाँ आप शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें, सिंपल शेल के अंदर, ठीक है। तो कैसे होगा? 1s आता है पहले, उसके बाद आता है 2s,
उसके बाद आता है 2p, इधर देखें 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, इधर देखें 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, ठीक है। तो यहां जो मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा वो सब शेल वाली होगी। तो देखें नीले कलर के मार्कर से 6 इलेक्ट्रॉन टोटल हैं, 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, कितने हो गए 2 और 2 4, बाकी कितने बच गए 2, वो 2p में आ गए। अब n में देखो 7 है, 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए 4, बाकी कितने बच गए 3, वो 2p में आ गए। फिर 8 होते हैं ऑक्सीजन में, 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, कितने हो गए 4, बाकी बच गए 4, वो इधर आ जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या बनाया है सर तुमने, ये मैंने बनाया है, इसको कहते हैं बॉक्स डायग्राम, ठीक है। बॉक्स की सूरत में आप जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक तरीका है। तो आप ऐसे ही करें, ये वाला जो है यहाँ पर आप बेशक एक तीर लगा दें, ठीक है। इस तीर के साथ आप लिख दें एनर्जी, यानी नीचे एनर्जी कम है नीचे वाले बॉक्सेस की, ऊपर वाले बॉक्सेस की एनर्जी ज्यादा है। तो पहला 1s है, इसको 1s कह दें, ठीक है। फिर 2s है, इस वाले डब्बे को 2s कह दें, ठीक है। फिर ये 2p है, 2p के अंदर 3 जो है वो डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं, आपको पता है 2p एक सब शेल है, इसके 3 डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं, 2px 2py 2pz। तो आप इसका नाम लिखें 2px, इसका नाम यहां लिख लें 2py, इसका नाम इधर लिख लें 2pz, सही हो गया। इस एग्जाम्पल को देखते हुए अब आप इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करें, तो सबसे कम जिसकी एनर्जी है पहले वो फिल होगा 1s, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऐसे एक ऐसे। उसके बाद 2s, ये वाला 2s है, एक यूं एक यूं। उसके बाद 2p है, 2p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में 2 है, तो एक इधर रख दें सेम स्पिन के साथ, एक इधर रख दें सेम स्पिन के साथ। बेशक आप पूरा हेड एरो बना दें या हाफ हेड एरो बना दें, कोई मसला नहीं, ये बेचारा खाली रहेगा क्योंकि मेहमान ही इतने हैं। ओके, नेक्स्ट देखें नाइट्रोजन को, इसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 आ गए, पहले नाम दे दें, दिस इज 1s, दिस इज 2s, दिस इज 2px, ये है 2py, ये है 2pz, ठीक है। अब देखो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इधर एक इधर। अब 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है टोटल, मान यानी 3 है और 4 पहिए भी 3 है, अलग अलग सेम स्पिन के साथ डाल दीजिए। दिस इज द हुंड्स रूल, ये कहता है इकट्ठे नहीं डाल देने, ये अलग अलग डालने, क्यों, इनकी एनर्जी सेम है क्योंकि बराबर लेवल पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट देखें ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए मेरे बेटे मैं जरा कलर चेंज कर देता हूं, ये वाला है 1s, ये वाला है 2s, इसको बोलते हैं 2px, इसको बोलते हैं 2py, ये होता है 2pz। समझना, पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है, अब 3-4 पहिए हैं, मेहमान 4 हैं। ऐसा करें, पहली 4 पाई में 2 लगा दें विद अपोजिट स्पिन, इधर एक और इधर एक। दिस इज कॉल्ड बॉक्स ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। ये छोटे छोटे लेवल पे आएगा, मतलब 8-10 तकरीबन, यूं समझ लें कि एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 8, 10, 11, 12, इससे बड़ी ये डायग्राम नहीं आएगी, आएगी भी सही तो आप बना लेंगे, मगर मुझे जहां तक इस टॉपिक को समझने के बाद पता चला है वो यही है कि ये कार्बन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की या फ्लोरीन की, बस यही आपको ये डायग्राम बनाने के लिए वो कहेगा। अब देखें, हमें हुंड्स रूल भी समझ आ गया, हमें ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी भी आ गई। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, वो मैंने आपको समझा भी दिया, ठीक हो गया। और सब शेल में भी आपने समझ ली हुई है। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन शेल, ठीक है। शेल में कैसे करते हैं, शेल में कैसे करते हैं, मिसाल के तौर पर देखें, शेल में मेरे पास है, फर्ज करो इनमें से कोई एग्जांपल लेता हूं, हम यहां से ले लेते हैं ऑक्सीजन और यहां से ले लेते हैं सोडियम। पहले हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते, ठीक है। इसके शेल कैसे होते हैं, पहला शेल होता है K, दूसरा शेल होता है L, ठीक है, ऐसे होता है ना KLMN। और आपने कल के लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, L में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, और M में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और N में मैक्सिमम जो है वो 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमने कल 2n⁻² वाले फार्मूले से कैलकुलेट किया था, दोबारा जरूरत नहीं है। तो 8 हैं टोटल, तो K में कितने आएंगे और L में कितने आएंगे, 8 है ना, तो K में तो मैक्सिमम 2 आते हैं, तो 2 इधर रह जाएंगे, 8 में से 2 K में चले गए, बाकी कितने बचे, बाकी 6 बचे हैं, तो 6 इधर डाल दें। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन शेल फॉर ऑक्सीजन एटम। अब हम बात करते हैं सोडियम की, Na, सोडियम की, ठीक है। सोडियम में होते हैं टोटल 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 11 हैं, तो K, L और M, 11 में से पहले शेल में K में कितने आएंगे, मैक्सिमम 2 आएंगे, और L में मैक्सिमम कितने की जगह होती है, 8 की जगह होती है, 8 से ज्यादा नहीं आ सकते, 2 और 8 कितने हो गए, 10, बाकी बचा 1, वो M में आ जाएगा, ठीक हो गया। इस तरीके से आप शेल में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सेम अगर मैं आपसे पूछूं कि कैल्शियम की बताएं, Ca की, Ca यानी कैल्शियम की बताएं,
तो आप बताएंगे 20 इसके होते हैं। पहला शेल होता है के, फिर होता है एल, फिर होता है एम, फिर होता है एन। ठीक है, अब समझना, के में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एल में आएंगे 8, एम में आएंगे 8 और एन में आएंगे 2। हैं सर रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? ये आपने एम में कहा था 18 आते हैं, यहां तुमने 8 डाले हुए हैं जी। 8 मैक्सिमम 18 आते हैं, मगर जब 8 भी रख लेना तो वो अपने आप को स्टेबल कर लेता है ऑक्टेट रूल के तहत। मैक्सिमम बेशक 18 आते हैं, मगर यहां पर कैल्शियम के केस में 8 ही आएंगे क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आई तो आप इसकी सब शेल की कॉन्फ़िगरेशन करके देख लें। देखिए ये 1s है, ठीक है, ये यानी के में 1s होता है और यही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं। एल में क्या होता है? एल में 2s भी होता है, 2p भी होता है कैसे नहीं है? जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। एल में 2s है और 2p है, s में 2 आ गए, p में 6 आ गए, 6 और 2 कितने हो गए? 8। एम में क्या होता है? एम में होता है 2s, फिर होता है 2p, ठीक है, फिर 3 एम में क्या होता है? एम में होता है 3s, 3p, ठीक है, और 3d भी होता है, 3p। और इस कैल्शियम में d नहीं होता क्योंकि कैल्शियम में d पाया नहीं जाता, इसीलिए यहाँ d नहीं आएगा, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। और n में क्या होगा? n का पहला होगा 4s, फिर आगे चलते रहेंगे क्योंकि चौथा शेल है तो 4s। अब देखना, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 2, देखो 2 ये हो गए, 8 ये हो गए, 8 ये हो गए, 2 ये हो गए ना 20। जी हाँ, अगर समझ नहीं आई तो आगे इंशाल्लाह समझ आ जाएगी आपको। नेक्स्ट चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन इन सब शेल। ये है ज्यादा पेपर के हवाले से बहुत अहम, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन इन सब शेल। इसको कैसे समझेंगे? इसको समझाने के लिए, इसको कराने के लिए मेरे पास टेक्निक है। पहली टेक्निक क्या है? सबसे पहले तो आप ऐसा करें, आप अरेंजमेंट कर लें, अरेंजमेंट ऑफ सब शेल। पहले आप सब शेल को अरेंज कर लें अकॉर्डिंग टू n+l रूल, और दूसरे नंबर पे आप उनकी नंबरिंग दे दें, नंबरिंग मतलब मैं जो भी मैंने पढ़ाया है ना उसको मैं शॉर्टकट करके अपनी तरफ से समझा रहा हूँ। तीसरे नंबर पे आप कर दें फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आइए समझते हैं। इसको समझने के लिए ना हम जो है ना थोड़ा सा कुछ एलिमेंट्स लिख लेते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, और फिर कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तरतीब के साथ इनके एटॉमिक नंबर लिखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैंगनीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29 और जिंक 36 तक आई थिंक सो आपकी बुक में मौजूद हैं। ये 30 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कम से कम आपको आनी चाहिए, वैसे तो सारों की आनी चाहिए। मैं जिस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह आपको सारों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ आ जाएगी। देखें वो कैसे। सबसे पहले आपने क्या लिखा? अरेंजमेंट ऑफ सब शेल करें, सब शेल को अरेंज करें। उस अरेंज कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू n+l रूल। सर अब हमें n+l रूल भूल जाए, पेपर में कहे कि जनाब चलो फास्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन करो, हमें तो n+l रूल आता ही नहीं है, हम कैसे करेंगे? उसकी टेक्निक सिखा रहा हूं। देखें, आपने सबसे पहले लिखना है स्कूल, ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है पब्लिक स्कूल, फिर से लिखना है पब्लिक स्कूल 2 दफा, फिर आपने लिखना है डिवीजन पब्लिक स्कूल, फिर आपने लिखना है दूसरी दफा डिवीजन पब्लिक स्कूल, ठीक है, और आगे क्या लिखना है? फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल, फिर से लिखना है फेडरल डिवीजन 2 दफा पब्लिक स्कूल, ठीक है। तो ये क्या भला है सर जी? देखो मैं समझाता हूं। आपने लिखना है स्कूल
पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, फिर से डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। ये समझ नहीं आई सर जी। देखो हर चीज को 2 दफा लिखना है, यानी स्कूल फिर से स्कूल हो गया, फिर पीएस पब्लिक स्कूल ओके, फिर डीपीएस डिवीजन पब्लिक स्कूल, फिर फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। हर चीज को 2 दफा लिखना है। और आपको समझ आ गई, मुझे पता है। अगर आपको ये नहीं अच्छा लग रहा, भूख लगी हुई है, समोसा समोसा पकौड़ा समोसा पकौड़ा समोसा, दाल पकौड़ा समोसा, फ्राई अंडा दाल पकौड़ा समोसा, छोड़ो ना यार इसको। अच्छा ये करो, सालन सालन पराठा सालन पराठा सालन, दाल पराठा सालन दाल पराठा सालन, फ्राई अंडा दाल पराठा सालन। हाय क्या बात है। ये यूं कर लो, सीखो सीखो पकड़ना सीखो 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 पकड़ना सीखो, पकड़ना सीखो क्या, डड्डू पकड़ना सीखो, डड्डू पकड़ना सीखो, फिर डड्डू पकड़ना सीखो, दोबारा से डड्डू पकड़ो। डड्डू, डड्डू किसे कहते हैं, मेंढक, रोना टाइगराइना। तो मेरे प्यारे बेटे, अगर आपको ये समझ नहीं आई तो फिर ये सारे फजूल हैं। आप वो स्कूल वाला कर लें, ये आप भूल जाएंगे, स्कूल वाला आप नहीं भूलेंगे। दैट इज वेरी गुड। ये हो गया। अब आपने करनी है नंबरिंग। नंबरिंग आप कैसे करते हैं, नंबरिंग ये मैंने लिखा हुआ है। नंबरिंग का मतलब है इसके पीछे जो n की वैल्यू आप लिखते हैं वो कैसे करेंगे। देखें, सबसे पहली जो n की वैल्यू होती है वो होती है 1, उसके बाद होती है 2, ठीक है। ये आपको कैसे पता चला, ये मुझे पता है। देखो K L M N, आपको पता है इसके अंदर ये n की वैल्यू है 1, n की वैल्यू है 2, n की वैल्यू है 3, n की वैल्यू है 4। जितनी जितनी n की वैल्यूज है ना, उतने उतने इनमें सब शेल होते हैं। मतलब k में एक सब शेल होता है s, एक सब शेल, इसकी 2 वैल्यू है, इसमें 2 सब शेल होंगे s और p। m में 3 सब शेल होंगे s, p और d। n में 4 सब शेल होंगे s, p, d, f। और इनके पीछे जो नंबर लगता है वो इस तरह लगता है, आपको पता है 1, ठीक है, ये 2 है, 2 2, ये 3 है, 3 3, n वाली वैल्यू, ये 4, n की वैल्यू 4 4 4। देख रहे हो आप, सही। अब नंबरिंग लगाना आपको आसान हो जाएगा। देखिए पहला है 1s, उसके बाद है 2s, फिर p आ गया 2p। पहला जो p होता है उसको 2 से शुरू करते हैं, क्योंकि 1p तो होता ही नहीं है ना, 1p तो है ही नहीं। पहला p जो है 2 नंबर p है, तो इसलिए 2p से शुरू होगा। आगे फिर s आ गया। अब आप पीछे तो देखो, पीछे 2s है तो यहाँ 3s, फिर p आ गया। अब पीछे देखो ये 2p है तो ये 3p, समझ रहे हो। फिर s आ गया, पीछे देखो 3s है तो इधर 4s। ओके, अब आगे d को देखो। अब d, अब इससे पहले कोई d नहीं था, यहाँ 3d आएगा। क्यों सर, 1d नहीं होता, 2d नहीं होता, नहीं होता। देखो 1 k में तो d है नहीं, l में भी d नहीं है। पहला d जो है वो m में है और वो 3d है, ठीक है, तो 3d। अब फिर p आ गया, पीछे 3p है तो इधर 4p। फिर जो है s आ गया है, ओ सॉरी s आ गया, तो इस s का नंबर लगाने के लिए पीछे देखो 4s है तो ये 5s, एक एक नंबर बढ़ रहा है। ये देखो ये फिर d आ गया, पीछे 3d था तो ये 4d। ये ऐसे सीधी लाइन में भी आप लिख सकते हैं, जगह कम होने की वजह से मैंने नीचे लिखा। फिर p आ गया, पीछे 4p था तो ये 5p, हाँ ऐसे ही है 5p। ये फिर s आ गया, पीछे 5s था तो ये 6s। अब f आ गया। पहला f 4 नंबर से शुरू होता है, 4 नंबर से, क्योंकि 4f n में ही होता है, पहले तीनों में तो f होता नहीं। तो 4f, 5d, 6p, 7s, ऐसे ही है ना जी हाँ। अब ये 4f है तो ये 5f, 6d, 7p, 8s। इस तरीके से ये नंबरिंग करते हैं। अब आपको n+l रूल आए या ना आए, आपको तरीका मैंने सिखा दिया। अब आखिरी बात है फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हम एग्जांपल लेते जाएंगे और बात समझते जाएंगे। पहली एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन की सब शेल में 1 लिखो, हाइड्रोजन लिखो, इसका एटॉमिक नंबर है 1 इज इक्वल टू 1s हो गया। इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल, एक, इधर ही आ जाएगा बस। ओके, हीलियम को देखो, हीलियम He कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इज इक्वल टू 1s। पहला कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। सर जी आपने तो कहा था स्कूल पब्लिक स्कूल। देखो भाई, एक एटम छोटा है उसमें इलेक्ट्रॉन ही कम है, तो फिर आप उतनी तक ही कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना जितने तक उसके इलेक्ट्रॉन समाते हैं। अब आ जाएं जरा फ्लोरीन पे। फ्लोरीन है F9, ठीक है, 9 इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं स्कूल पब्लिक। 1s 2s 2p, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें 4, बाकी कितने बच गए, 5 इसमें आ जाएंगे।
समझ आ रही है नहीं आ रही है? सर समझ आ रही है। अच्छा मेरे प्यारे बेटे, अब आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा हैवी की करते हैं। हैवी हैवी कौन सा? हम कैल्शियम की कर लेते हैं। सर वो तो ऊपर हुई पड़ी है मगर इस तरतीब से नहीं हुई पड़ी, वो तो हमने शेल के एतबार से लिखा था ना। अब इस मतलब अकॉर्डिंग टू n+l रूल या ऑफ बाउ प्रिंसिपल के मुताबिक तो नहीं है, तो उसके लिए देख लेते हैं। कैल्शियम 20 इलेक्ट्रॉन है। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल 1s 2s 2p 3s 3p 4s, ठीक है, कॉमा भी बीच में लगा लीजिएगा। 20 इलेक्ट्रॉन में से 2 इधर आएंगे, 2 इधर, 4 और ये 6 10, 2 12 और 6 18 और 2 20, होगा ना पूरे 20। देखो ये 10 और ये 10 ऐसे ही है। और इसमें आपको एक बात और भी याद रखनी है कि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन है, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं। ठीक हो गया। खैर अब ना हम आगे चलते हैं और आपको क्रोमियम की करके दिखाता हूं और कॉपर की करके दिखाता हूं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी एक चेंज है जो मैं समझाऊंगा आपको। और एक बात और भी सुन लें, ये स्कैंडियम से लेकर ये जिंक तक ये जो हैं इनको ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। ट्रांजिशन मेटल, इसके बारे में एक बात मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले ना हम क्रोमियम की करते हैं। क्रोमियम 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 Cr24, ठीक है। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल, ठीक है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, ठीक है। मुझे तो याद हो गया ना पढ़ा के, आपको भी याद हो जाएगा। इसमें 24 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें 6 इसमें 10, 2 इसमें 12, 6 इसमें 18, 2 इसमें 20, 24 है ना। 2 4s में और 3d में कितने आएंगे? 4, ठीक है। इसको काट दें। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम। मगर यहां पर एक बात आपको बतानी है जो कि बहुत जरूरी है, वो ये है कि क्रोमियम जो है ना 24 एक ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप ऐसे लिखते आएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर आप डाल देंगे 3d पहले ये वाला, 4s बाद में। क्यों सर जी? ये तो रूल के अकॉर्डिंग है। देखिए जब इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं तो इसी रूल के मुताबिक होते हैं, यानी 1s पहले, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d। मगर जब एक एटम बन जाता है तो 4s बाहर चला जाता है, 3d अंदर आ जाता है, वो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। डिटेल नहीं बता रहा, सिर्फ आइडिया दे रहा हूं। इसलिए 3d को पहले लिख लेंगे, सिर्फ ट्रांजिशन की बात कर रहा हूं। 3d को पहले लिख लेंगे और 4s को बाद में लिख लेंगे। सर अगर हम वैसे करें तो भी ठीक है, आपका कोई गलत नहीं करेगा अगर आप 4s पहले लिखें 3d बाद में लिखें, कोई इशू नहीं है। अच्छा अब अगली बात, 3d में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम। क्या ये ठीक है? जी हाँ ठीक है। नहीं ये ठीक नहीं है। क्यों नहीं है ठीक? उसके लिए हुंड्स रूल की एक बात आपने याद रखनी है। वो मैं कहाँ लिखूं? वो मैं इस जगह पे लिख लेता हूँ। देखें हुंड्स रूल की एक बात थी। हुंड्स रूल हमारी बुक में तो नहीं है। वो कहता है जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है ना, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी वो ऑर्बिटल्स का, वो कैसा होता है? स्टेबिलिटी ऑर्डर वो होता है कि सबसे पहले जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं ना, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, कंप्लीटली फिल्ड सबशेल या ऑर्बिटल, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। उसके बाद जो स्टेबल होता है वो होता है हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड यानी कंप्लीटली फिल्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है, उससे कम थोड़ा हाफ फिल्ड है। फिर होता है पार्शली फिल्ड। पार्शली फिल्ड, अब मैं आपको समझाता हूं कि ये पार्शली फिल्ड, हाफ फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड से क्या मतलब है। देखें भी आपको पता है कि डी सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? डी वाले में मैक्सिमम आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये कंप्लीटली फिल्ड है और सबसे ज्यादा स्टेबल है। और अगर इसमें इसके हाफ हैं यानी 10 की बजाय 5 हैं तो ये हाफ फिल्ड है, ये भी स्टेबल है मगर कंप्लीटली से थोड़ा सा कम है। और अगर इसमें पार्शली फिल्ड है, मतलब पार्शली फिल्ड से ये मुराद है कि 1 से लेकर 4 तक इलेक्ट्रॉन या फिर 6 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें है तो ये ना कंप्लीटली फिल्ड है ना ये हाफ फिल्ड है, बल्कि ये पार्शली फिल्ड है। ठीक हो गया। तो इसे ये हुंड्स रूल से हमें बात पता चलती है, हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ, मैं बता चुका हूं। अब देखें हमने क्रोमियम की बात कर रहे थे। क्रोमियम में 24 इलेक्ट्रॉन है, कन्फिगरेशन इसकी करते हैं। आखिर में 3d में 4 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। अब 3d कहते हैं इस 4s को, यार देखो एक बात सुनो, मैं ना पार्शियली फिल्ड हूं, मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तू तो कंप्लीटली फिल्ड है, तेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तू एक काम कर, 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे अपना, तो मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और तेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मैं हाफ फिल्ड हो जाऊंगा, तू भी हाफ फिल्ड हो जाएगा, मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा, तू भी स्टेबल हो जाएगा। बच्चे यहां कहेंगे सर देखो वो तो कंप्लीटली फिल्ड था,
मगर ये बेचारा जो स्टेबल नहीं था, पार्शली फिल्ड होके, इसलिए दोनों ने मशवरा किया कि हम दोनों दरमियाने लेवल पर मतलब हाफ फिल्ड होकर अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। तो दिस इज द करेक्ट एंड बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर क्रोमियम। 5 आएंगे डी में। ओके, इसी तरह अगर हम कॉपर की कन्फिग्रेशन करें, कॉपर में ना टोटल 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कन्फिग्रेशन कर रहा हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहां तक हो गए 20 इलेक्ट्रॉन। 29 हैं तो 3D में कितने आ जाएंगे? 9। सही हो गया। दिस इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, मगर बेहतर से बेहतर अगर आप लिखना चाहते हैं तो 3D पहले आ जाएगा, 3D पहले आ जाएगा और 4s बाद में लिख देंगे। ठीक है, 3D जो है पहले आ गया, वो वजह मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसे जाहिर करवा। ओके, तो 3D जो है इसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 है। देखिए 9 इलेक्ट्रॉन है, 3D अब भी पार्शियली फिल्ड है। ये 4s को कहता है तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, मुझ में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तुम में 1, मैं मुकम्मल फिल, तू हाफ फिल, हम दोनों स्टेबल हो गए। क्योंकि मैं बड़ा 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 सब शेल हूं ना, तो इसलिए मुझे ज्यादा स्टेबल होने के लिए, तो मुझे अपने आप को ज्यादा स्टेबल करना है, इसलिए 3D ने एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया 4s से और उसमें 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए, वो कंप्लीटली स्टेबल हो गया। और 4s में हाफ इलेक्ट्रॉन यानी हाफ फिल्ड हुआ, तो वो भी कंप्लीट, और 4s में आधे, और 4s हाफ फिल्ड हुआ तो वो भी अपने आप को स्टेबल कर गया। तो दिस इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर। तो आपकी टेक्स्ट बुक में मैंने बताया है कि जो टेबल बना हुआ है जिसमें सारों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, उसमें 3D पहले लिखा हुआ है, 4s बाद में लिखा हुआ है। आप ना लिखें ऐसा, आप वैसे स्कूल पब्लिक स्कूल वाले फार्मूले से लिखें तो भी ठीक है, इस तरह लिखें तो भी ठीक है। ये नई जदीद जो है ना रिसर्च के मुताबिक, तो जैसे आपका दिल करे, ये वैसे बेहतर है ज़्यादा, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आज का लेक्चर बहुत बेहतरीन लेक्चर था। तो थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए।